रात का सन्नाटा गांव पर पूरी तरह छा चुका था। कहते हैं इस गांव पर सदियों पुराना एक साया है जो हर अमावस की रात बाहर निकलता है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कई पीढ़ियों से यहां अंधेरे में कुछ ऐसा होता आया है जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन महसूस हर किसी ने किया है। अमावस की रात घर से बाहर मत निकलना बेटा। बूढ़ा हरिराम अक्सर गांव के बच्चों को यही कहकर डराता था। कहानी थी सैकड़ों साल पहले इसी मिट्टी पर एक हवेली थी और उस हवेली में एक ऐसा रहस्य दबा था जिससे पूरा गांव कांप उठता था। हर अमावस को गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। किसी के दरवाजे पर खून के धब्बे मिलते, किसी के खेतों में राख पड़ी होती, कभी किसी का बकरा गायब, कभी किसी के आंगन में अजनबी पैरों के निशान। लोग कहते थे वो है जो कभी शांति से नहीं सोती, लेकिन कोई जानता नहीं था कि वो कौन है। अगली सुबह सूरजपुर के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। उसने गांव के मुख्य चौक पर आकर पानी मांगा। कौन हो भाई? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। रास्ता भटक गया हूं, कुछ दिन ठहर जाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? लोगों ने शक की नजर से देखा। गांव में कोई नया चेहरा आ जाए, वो भी अमावस के हफ्ते में, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ठीक है, अगर शरीफ आदमी है तो ठहरने दो, मगर किसी पराई जगह मत भटकना। यहीं पास में एक झोपड़ी है, वहां तुम ठहर सकते हो। इतना कहने के बाद वो अजनबी उस झोपड़ी की तरफ चला जाता है। रात को जब वो अजनबी अपने कमरे में बैठा था, उसने खिड़की से बाहर झांका। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। कुत्ते एकदम चुप थे, मानो कुछ आने वाला हो। तीसरे दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में हवा के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। लोगों ने बताया कि उनके घरों से अन्न, बर्तन और कुछ पुराने सामान गायब हो रहे हैं। बुढ़िया शांता ने कसम खाकर कहा, मैंने पिछली रात खिड़की से देखा, कोई काली परछाई मेरे दरवाजे के पास से गुजरी थी। बच्चे रात में रोने लगे और मवेशी अचानक बेकाबू हो उठे। गांव में डर फिर से पसर गया था। और उसी बीच वो अजनबी हमेशा रात को कहीं गायब हो जाता। सुबह लौटकर ऐसा दिखाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन बबलू ने उसका पीछा किया, पर वो लौटकर कभी नहीं आया। गांव में खबर फैली, बबलू हवेली के पास गया था और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। मुखिया ने सभी को आदेश दिया, आज के बाद कोई हवेली के उस पार नहीं जाएगा। लेकिन लोगों के मन में सवाल था, आखिर इस सब का उस अजनबी से क्या संबंध है? सूरजपुर के किनारे एक पहाड़ी के नीचे वो हवेली खड़ी थी, जर्जर टूटी हुई, पर अब भी किसी जीवित चीज की तरह सांस लेती हुई। दीवारों पर बेलें उगाई थीं और छत से टपकता पानी किसी दर्दनाक लोरी जैसा लगता था। अजनबी ने हवेली के बारे में पूछना शुरू किया। वो हवेली, वहां अब कोई रहता नहीं?
भाई वहां जो गया वो लौटा नहीं। पर अजनबी का चेहरा अजीब तरीके से शांत था। वो हर रात हवेली की ओर बढ़ने लगा। उसकी परछाई चांदनी में नहीं दिखती थी और यही बात सबसे डरावनी थी। एक रात गांव के 2 लड़के रामू, देवेश ने तय किया कि वो खुद हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। अगर ये सब झूठ है तो हमें सच्चाई मालूम करनी ही होगी। लालटेन हाथ में लेकर कांपते कदमों से वो हवेली के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा जैसे खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक सड़ी हुई गंध, जैसे किसी ने सदियों से वहां कुछ छुपा रखा हो। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे। एक बड़ा सा लाल गोला जो मानो खून से बना हो। ये क्या है? कमरे की छत से टपकता पानी हर बूंद के साथ आवाज कर रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दीवार पर टंगी टूटी तस्वीर जमीन पर गिर गई। उस तस्वीर में एक चेहरा था और वो चेहरा उसी अजनबी से हूबहू मिलता था। रामू चिल्लाया, भागो यहां से। बाहर गांव में उसी वक्त हवा तेज चलने लगी। लालटेन बुझ गई और जब वो लड़के किसी तरह बाहर निकले तो उनके कपड़ों पर वही लाल निशान थे, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। अगले दिन अजनबी मंदिर के पास खड़ा था। उसकी आंखें गहरी, शांत और ठंडी थीं। उसने हवेली की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। 3 दिन बाद गांव के 2 लोग हवेली की तरफ जाते हैं। जब वो हवेली पहुंचते हैं तो हवेली के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं बाबूलाल हूं, सूरजपुर का आखिरी मालिक। डायरी में लिखा था कि 100 साल पहले इस हवेली को एक शाप दिया गया था। बाबूलाल की पत्नी ने अमावस की रात आत्महत्या की थी और जाते जाते उसने कसम खाई, जब तक मेरे खून का रहस्य उजागर नहीं होगा ये गांव चैन से नहीं सो पाएगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरे खून की निशानी पाए तो वो मेरी आत्मा को मुक्त करेगा, वरना इस गांव का हर दिन अधूरा रहेगा। यह सारी बात वो दोनों गांव आकर उस मुखिया को सब बताते हैं। ये सब जानने के बाद मुखिया उस अजनबी को वहां बुलाता है। जब मुखिया ने ये डायरी अजनबी के सामने रखी तो वो देर तक खामोश रहा। फिर धीरे से बोला, ये बाबूलाल मेरा परदादा था। गांव वाले हैरान रह गए। अजनबी ने कहा, मैं अपने परिवार के शाप को खत्म करने आया हूं। सब लोग शौक के मारे चुप हो गए, लेकिन उनको ये सोचकर अच्छा लगा कि ये अजनबी इस गांव को इस भयानक आपदा से मुक्त करने आया है। अमावस से एक रात पहले अजनबी हवेली की ओर निकला। इस बार गांव के मुखिया ने उसका पिच्छा किया। उसने हवेली के अंदर वो लाल गोला देखा, वही निशान, वही गंध। उसने डायरी खोली और मोमबत्ती की लौ में कुछ शब्द पढ़े, सत्य को स्वीकार करने वाला ही मुक्ति का हकदार है।
अचानक हवेली हिलने लगी, छत से राख गिरने लगी और दीवार पर किसी औरत की आकृति उभर आई, वही जो बाबूलाल की पत्नी थी। तू लौट आया। उसकी आवाज जैसे चारों दिशाओं में गूंजी। अजनबी ने झुककर कहा, मैं तेरी आत्मा को मुक्त करने आया हूं। अगले ही पल हवेली की सारी रोशनियां बुझ गईं। तेज हवा चली और अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मुखिया भागने लगा, लेकिन अजनबी वहीं खड़ा रहा। सुबह जब मुखिया वापस आए तो हवेली राख में तब्दील हो चुकी थी और अजनबी कहीं नहीं था। उस साल अमावस की रात शांति से बीती। किसी ने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी, न कोई परछाई चली, न कोई लाल निशान दिखा। गांव के लोग कहते हैं, वो अजनबी अब इस धरती पर नहीं बल्कि हवेली के उस साए में विलीन हो गया। उसने अपने परिवार का शाप खत्म किया और गांव को मुक्त कर दिया। सूरजपुर में पहली बार इतने अच्छे से दिन गुजरने लगे। बच्चों की हंसी गूंजी और लोग खेतों में लौटे, लेकिन उस हवेली की जगह अब भी राख बिखरी हुई थी। और हर अमावस की रात जब हवा चलती है, किसी की एक धीमी आवाज सुनाई देती है, शांति लौट आई है, पर अंधेरा अब भी है। गांव की सरहद पर एक टूटा फूटा घर खड़ा था, ऊपर से पूरी तरह छप्पर से ढका हुआ, जिसकी घास और फूस अब आधी सड़ चुकी थी। दिन के उजाले में भी वह घर वीरान और अजीब लगता था, लेकिन रात का अंधेरा उसके रहस्य को और गहरा कर देता। दूर से देखने पर लगता जैसे वह घर किसी अनदेखी आंख से राहगीरों को घूर रहा हो। गांव के लोग उस घर को छप्पर वाला घर कहकर बुलाते थे, लेकिन उस घर का असली नाम किसी को याद नहीं था। बस इतना मालूम था कि बहुत साल पहले वहां एक परिवार रहा करता था। पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। खेत बाड़ी का काम करके वे गुजारा करते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। न उनकी लाशें मिली, न कहीं जाते हुए किसी ने देखा। बस खेत खाली रह गया और घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसके बाद से उस घर को लेकर तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। कुछ कहते थे कि वह परिवार मारा नहीं गया, बल्कि उसी घर में कैद हो गया है। कुछ कहते थे कि किसी ने काला तंत्र किया था और पूरा घर शापित हो गया। लेकिन एक बात सब में समान थी, कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था, खासकर रात के अंधेरे में। दिन के समय खेतों में काम करने वाले किसान भी छप्पर वाले घर के पास से जल्दी जल्दी गुजर जाते। कई बार उन्होंने घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनी थी, बर्तनों की खनक, किसी बच्चे की हंसी या फिर किसी के धीरे धीरे बोलने की फुसफुसाहट। ये आवाजें इतनी हल्की होती कि यकीन करना मुश्किल होता कि सच में किसी ने सुनी है या बस वहम है। लेकिन फिर गांव में एक अजीब घटना हुई। एक रात एक आदमी, जिसका नाम था शंभू था, देर रात खेत से लौट रहा था। वह घर के पास से गुजरा तो उसे लगा कि घर की खिड़की में किसी ने पर्दा हटाया। उसने साफ देखा कि अंदर कोई खड़ा था, एक औरत जैसी आकृति। लेकिन अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। शंभूधा घबरा गया और भागते भागते गांव पहुंचा। उसने अगले दिन गांव वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सबने कहा,
रात का वहम था, लेकिन धीरे धीरे और लोग भी वैसी ही बातें कहने लगे। किसी ने दरवाजे की दरार से आंखें देखी, किसी ने खिड़की से रोशनी की हल्की झिलमिलाहट। अजीब यह था कि वह घर हमेशा बंद दिखता था। दरवाजे खिड़कियां सब जंग लगे ताले से जकड़े हुए। गांव में अफवाह थी कि अगर कोई उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से आहट जरूर आती है, जैसे कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन दरवाजा कभी खुलता नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस घर के अंदर इंसान नहीं, कोई और ताकत रहती है। शायद उसी परिवार की आत्माएं या फिर कोई दुष्ट शक्ति जिसने घर को अपना बसेरा बना लिया। फिर भी इंसानी स्वभाव जिज्ञासु होता है। कई बार कुछ नौजवान लड़के हिम्मत दिखाने वहां पहुंचते। वे मजाक मजाक में घर पर पत्थर फेंकते, दरवाजे को लात मारते, लेकिन जैसे ही वे घर के बहुत पास पहुंचते, अचानक हवा बदल जाती। सांस लेना मुश्किल हो जाता। जमीन से सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी गंध उठती, और तब उनमें से कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। कई बार खेतों में देर तक काम करने वाले किसानों ने दावा किया कि रात को उन्होंने घर के आसपास अजीब हरकतें देखी, जैसे कोई दरवाजे से बाहर आकर खड़ा हो, फिर धीरे धीरे खेतों में घूमे। लेकिन जब उन्होंने पीछा करने की कोशिश की तो कुछ भी न मिला, बस हवा की सरसराहट और पैरों के निशान जो अचानक गायब हो जाते। गांव की औरतें तो उस रास्ते पर चलने से भी डरती थीं। कहते हैं कई बार उन्होंने आधी रात को किसी औरत की चीख सुनी थी जो खेत से आती थी और धीरे धीरे छप्पर वाले घर की तरफ गुम हो जाती थी। गांव में एक कहावत फैल गई थी, अगर तुमने छप्पर वाले घर के पास रात में कदम रखे तो सुबह सूरज उगते देख नहीं पाओगे। ये बस डराने के लिए कहा जाता है। लेकिन सच तो यह था कि कई लोग उस घर के पास गए और वापस आने के बाद बीमार पड़ गए। कोई मानसिक रूप से परेशान हो गया तो किसी का बुरा हाल हो गया। और फिर सवाल वही उठता, आखिर उस छप्पर वाले घर में कौन रहता है? गांव में यह बात अब आम हो चुकी थी कि छप्पर वाले घर में कुछ है, लेकिन कोई खुलकर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बस अंदाजे लगाते रहते, कभी कहते आत्माएं, कभी कहते कोई पागल आदमी वहां छुपकर रहता है, लेकिन सच किसी ने नहीं देखा। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। दिन भर हंसी खुशी का माहौल रहा, लेकिन देर रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाने की ठानी। 2 लड़के 20-25 साल के, उन्होंने तय किया कि वे आज उस घर का सच जानकर ही लौटेंगे। रात गहराने लगी, हवा में ठंडक बढ़ रही थी। खेतों के बीच से चलते हुए वे छप्पर वाले घर की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता। घर नजर आते ही सबके कदम धीमे पड़ गए। छप्पर अब और भी जर्जर हो चुका था, जगह जगह से फूस लटक रही थी, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। चुपचाप चलो, बस देखते हैं और लौट आते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से धीमी सी आहट आई, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर पत्थर मारा। आवाज गूंजी
और अचानक अंदर से कुछ गिरने की धमक सुनाई दी। दोनों घबरा गए, लेकिन फिर भी उनमें से एक ने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की। उसने साफ देखा, अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में किसी की हल्की सी परछाई हिल रही थी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वह लड़का पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, अंदर कोई है। दूसरे ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और हंसी उड़ाई, लेकिन अगले ही पल घर की टूटी खिड़की से किसी ने पत्थर बाहर फेंका। दोनों लड़के डर के मारे चीख उठे और दौड़कर भाग निकले। वे बिना पीछे देखे गांव लौटे और किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया। लेकिन गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे कि घर में कोई है जो सिर्फ रात में जिंदा हो उठता है। दिन बीतते गए, लेकिन घर का रहस्य और गहरा हो गया। कई बार किसान रात में खेतों में पानी देते समय महसूस करते कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे पलटते तो वहां कोई नहीं होता। एक और घटना ने गांव को और दहला दिया। एक बूढ़ा किसान राम सहाय देर रात घर लौट रहा था। जब वह छप्पर वाले घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसने सोचा कि शायद हवा से खुला होगा, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे की हंसी गूंजी। राम सहाय के पैर जमीन में धंस गए। उसने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा और वहां एक छोटे बच्चे की परछाई खड़ी थी। राम सहाय उस रात के बाद बीमार पड़ गया, बिस्तर से उठ नहीं पाया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने सिर्फ यही कहा था, उस घर में इंसान नहीं, शैतान रहता है। गांव में अब डर और बढ़ लगा। कोई उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करता। बच्चे तो दिन में भी उस घर के सामने खेलने से डरते। औरतें कहती कि रात को खिड़कियों से लाल रोशनी झिलमिलाती दिखती है। एक बार गांव के स्कूल मास्टर, जो पढ़े लिखे और समझदार माने जाते थे, उन्होंने इस बात को अंधविश्वास कहकर नकार दिया। वे बोले, ये सब लोगों का डर है, हकीकत कुछ नहीं। मैं खुद जाकर देखूंगा। एक शाम मास्टर अकेले ही छप्पर वाले घर की तरफ निकल पड़े। उनके हाथ में लालटेन थी। खेतों से गुजरते हुए वे घर तक पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने जोर से आवाज दी, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा हिला, लेकिन खुला नहीं। फिर उन्होंने दरार से झांका। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अचानक उनकी आंखें किसी पर टिक गईं। वहां कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए, और जैसे ही मास्टर ने ध्यान से देखा, वह औरत ने सिर उठाने लगी। मास्टर का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरी खोपड़ी जैसी खाली और मुंह खून से सना हुआ। मास्टर चीखते हुए पीछे हटे और भाग खड़े हुए। वे गांव लौटे और बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने सबको बताया कि घर के अंदर वाकई कोई है, लेकिन वह इंसान नहीं। गांव के लोगों का डर अब हकीकत में बदल चुका था। कोई भी उस घर का नाम तक लेने से डरने लगा। गांव में अब उस घर की चर्चा खुलेआम होने लगी थी।
लोग खेतों में काम करने से भी कतराने लगे थे, क्योंकि घर उसी रास्ते पर पड़ता था। लेकिन रहस्य जितना गहराता, उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती। वही नौजवानों ने तय किया कि वे मिलकर उस घर की सच्चाई जानेंगे। इस बार वे पहले की तरह मजाक नहीं करेंगे, बल्कि सबूत जुटाएंगे। रात का समय चुना गया। दोनों लोग लालटेन और एक पुरानी बंदूक लेकर निकले। खेतों से गुजरते हुए वे घर तक पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर कान लगाया, अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उनमें से एक ने हिम्मत की और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का अंधेरा गहरा था। हवा में बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। कमरा खाली था। टूटी चारपाई, बिखरे बर्तन और दीवारों पर अजीब निशान। लेकिन अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम यहां क्यों आए हो? वे सब जम गए। लालटेन की रोशनी कांप रही थी। कमरे के कोने में छप्पर के नीचे एक आकृति खड़ी थी। लंबा सा शरीर झुका हुआ और चेहरा परछाई में छुपा हुआ। तुम कौन हो? उस आकृति ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गड्ढों जैसी, मुंह फटा हुआ और पूरे शरीर से मिट्टी टपक रही थी। हम यहीं रहते हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। लालटेन अचानक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कमरे में चीखों की गूंज उठी। और फिर गांव ने उन लड़कों को कभी नहीं देखा। अगले दिन खेत के पास सिर्फ उनकी टूटी लालटेन और खून के धब्बे मिले। उसके बाद गांव के लोग उस रास्ते पर जाना बंद कर चुके हैं। छप्पर वाला घर अब भी वहीं खड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा और वीरान। लेकिन जब हवा चलती है तो उसके छप्पर से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी वहां जिंदा हो। और आज भी वही सवाल गांव में गूंजता है, उस छप्पर वाले घर में कौन रहता है? पूरनमासी की वो रात, जब आसमान में पूरा चांद अपने पूरे शबाब पर था, उसकी सफेद रोशनी पूरे बिश्वापुर गांव पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने दूध की नदियां बहा दी हों। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। पेड़ों की शाखें हल्की हवा से झूम रही थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग हवेली वाला कुआं कहते थे। कहते हैं इस कुएं के पास अगर कोई पूनम की रात में जाता है तो सुबह तक उसकी परछाई नहीं मिलती। हर साल इसी रात को उस कुएं के पास से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है। लगता है जैसे वो किसी को पुकार रही हो, तो कभी लगता है जैसे किसी के लिए रो रही हो। गांव वाले कहते हैं वो मेघना है, जिसकी आत्मा आज भी अपने पति को ढूंढ रही है। समय बीतता गया, गांव बदल गया, पर हवेली और वो कुआं वहीं खड़े रहे, जैसे किसी की यादों के पहरेदार बन गए हों। हर पूनम की रात कुआं के चारों ओर अजीब सी सफेद धुंध फैल जाती और हवा में चमेली के फूलों की खुशबू तैरती। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और भगवान का नाम लेकर सो जाते। कई साल बाद शहर से एक सरकारी अफसर आदित्य मिश्रा बिश्वापुर आया।
सरकार ने वहां एक नई सड़क का प्रोजेक्ट शुरू किया था जो पुराने हवेली वाले इलाके से होकर गुजरने वाली थी। आदित्य का काम था उस जगह का निरीक्षण करना। वो दोपहर को गांव पहुंचा। सरकारी जीप में बैठा आदित्य आसपास के शांत हरियाले गांव को देखकर हैरान था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, पर जब उसने कहा कि वो हवेली के पास रात बिताना चाहता है तो सबके चेहरे उतर गए। साहब, आज पूनम की रात है, उस हवेली में मत रुको, वहां भूत है। आप लोगों को तो हर चीज में भूत नजर आता है। मैं शहर से हूं, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। तभी उन्हें वो बूढ़ा आदमी बताता है, करीब 100 साल पहले बिश्वापुर के किनारे पर एक बड़ी हवेली थी जिसके चारों ओर आम और नीम के पेड़ थे। वहीं रहती थी मेघना। मेघना अपने पति करण के साथ इस हवेली में रहती थी। करण गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा आदमी था जो शहर जाकर नौकरी करता था। दोनों की शादी को मुश्किल से 2 साल हुए थे और मेघना अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। गांव के लोग कहते थे, ऐसा प्रेम शायद ही किसी ने देखा हो। मेघना सुबह सूरज निकलने से पहले ही करण के लिए पूजा करती और शाम को हवेली के आंगन में बैठकर उसका इंतजार करती। लेकिन एक दिन खबर आई, देश में युद्ध छिड़ गया है और करण को सेना में बुलाया गया है। मेघना ने उसे रोका, पर करण ने वादा किया, बस कुछ महीने, युद्ध खत्म होते ही मैं लौट आऊंगा। वो चला गया और उसके जाने के बाद हवेली की दीवारें जैसे खामोश हो गईं। हर रात मेघना चांद की ओर देखती, क्योंकि करण ने जाते जाते कहा था, जब मैं दूर रहूंगा तो इस चांद को देखकर याद करना, क्योंकि मैं भी उसी चांद के नीचे रहूंगा। वो हर रात उसी आसमान को देखती और कहती, जल्दी लौट आओ करण। महीने बीत गए, साल बीत गए, पर करण नहीं लौटा। एक दिन 2 सैनिक गांव में आए। उनके पास एक खबर थी, करण युद्ध में शहीद हो गया। मेघना उस दिन कुछ नहीं बोली, बस रात को चांद को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक शब्द, झूठ। वो बार बार कहती रही, वो मरा नहीं है, वो आएगा। गांव वाले उसे समझाते रहे, लेकिन उसका दिल नहीं माना। एक रात जब पूनम की चांदनी आसमान से बरस रही थी, मेघना चुपचाप हवेली से निकल गई। लोगों ने उसे आखिरी बार उस पुराने कुएं के पास देखा था। कहते हैं वो वहां खड़ी थी, हाथ जोड़कर कुछ बोल रही थी, और फिर एक जोरदार छपाक की आवाज आई। अगले दिन कुएं से बस उसकी सफेद साड़ी मिली, उसका शरीर कभी नहीं मिला। ये कहानी सुनाने के बाद आदित्य को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने इसको इग्नोर किया और हवेली में रहने के लिए चला गया। शाम होते होते आदित्य हवेली पहुंचा। आदित्य एक कमरे में बैठकर गांव वालों ने जो बताया उसको सोच रहा था। बाहर से झींगुरों की आवाज आ रही थी और खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में गिर रही थी।
रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे कि अचानक हवा का तेज झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई। सफेद चांदनी कमरे में फैल गई। आदित्य ने खिड़की बंद करने के लिए कदम बढ़ाया, पर तभी कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। वो रुका, दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। वो खिड़की से बाहर झांकता है। कुएं के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। आदित्य की सांसें थम गईं। वो कुछ देर तक देखता रहा, फिर टॉर्च लेकर बाहर चला गया। जैसे ही वो कुएं तक पहुंचा, वहां वही औरत खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। आदित्य ने कहा, कौन है वहां? वो नहीं मुड़ी। उसके बाल धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। आदित्य ने 2 कदम और बढ़ाए। सुनिए, आप यहां क्या कर रही हैं? और तभी वो औरत पलटी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आदित्य पीछे हटा, पर उसके कदम अपने आप रुक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। वो धीरे से बोली, करण, तुम लौट आए? मैं करण नहीं, मेरा नाम आदित्य है। पर उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और आदित्य का सीना छूती है। एक पल को उसे लगा जैसे किसी ने बर्फ से दिल पकड़ लिया हो। सांसें भारी होने लगी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि आदित्य गायब हो चुका है। उसका कोई पता नहीं था। गांव के प्रधान ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने जब गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने एक बात कही, साहब, उस लड़के का चेहरा हूबहू करण जैसा था। वो ही करण जिसने 100 साल पहले मेघना को छोड़ा था। सब हैरान थे और तभी सब सोचने लगे कि वो आदमी को हवेली से इतना लगाव क्यों था। कोई कहता शायद वो करण का पुनर्जन्म था। कोई कहता मेघना की आत्मा ने अपने प्रेम को पहचान लिया था। पर उस दिन के बाद आदित्य कभी नहीं मिला। हवेली के पास उसकी परछाई भी नहीं दिखी। और उसके बाद से गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है। गांव में पहले जैसी शांति फैल जाती है और मेघना अपने प्रेमी के साथ मुक्त हो जाती है। और इसके साथ यह कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और एक हाइप जरूर कर दीजिएगा।